नमस्कार दोस्तों, ज्ञान प्रवाह 24x7 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ सीरीज टेस्ट सीरीज चाल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो समान अध्ययन से रिलेटेड है। और इस टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने 54 क्वेश्चन जो कर चुके हैं। अब नेक्स्ट अन्य क्वेश्चन जो भी है उसको हम लोग इस टेस्ट सीरीज में सॉल्व करेंगे और इस टेस्ट सीरीज को जो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके जो सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नेता और सूची 2 में पार्टी। श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जन संघ के नेता थे। तो इसका जो ए है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और मीनू मसानी। मीनू मसानी जो स्वतंत्र पार्टी से संबंधित थे, स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। तो इसका जो बी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और ऐसे डांगे। ऐसे डांगे जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। तो इसका जो सी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और अशोक मेहता। अशोक मेहता जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। तो इसका जो डी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 1 4 2 3 1 4। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंबई अधिवेशन। दूसरा है ऑल इंडिया लीग मुस्लिम लीग की स्थापना। और तीसरा है बंगाल का विभाजन। और चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके जो सही उत्तर चुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो 1885 में मुंबई में हुआ था। ओके, 1885 में 1885 में मुंबई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन था। ओके, और उसके बाद और इसके अध्यक्ष जो थे वो वेमेश चंद्र बनर्जी थे। और बंगाल का विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 16 अक्टूबर 1905 में लागू हुआ था। बंगाल का विभाजन ये जो है 1905 में लागू हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। और 1911 में जो है वो लॉर्ड कर्जन ने वापस लिया था, बंगाल विभाजन को रद्द किया था। ओके, तो इसमें और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में हुआ था। 1906 में जो है वो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है वो 1907 में हुआ था। 1907 में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। ओके, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने किया था। और इसमें जो नरम दल और गरम दल जो पृथक हुआ था। तो इसमें सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुंबई अधिवेशन यानी पहले अधिवेशन हुआ था, फिर उसके बाद बंगाल विभाजन हुआ, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, फिर सूरत अधिवेशन हुआ था। तो इसमें 1 3 2 4 1 3 2 4। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, सही विकल्प चुनें। कथन ए, 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और दूसरा कथन है, इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में विभाजित हो गया था, चरमपंथी और नरमपंथी। और कथन 3 में कहा जा रहा है कि 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एसपी सिन्हा ने की। वर्ष 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो सूरत में हुआ और जिसका नेतृत्व जो है रास बिहारी घोष ने की थी, इसकी अध्यक्षता। इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही है। ओके, और इस अधिवेशन में जो कांग्रेस कांग्रेस का जो विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हो गया था। और 1916 में लखनऊ के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ना कि पीएस सिन्हा ने। तो इसका जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 2 जो है वो भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो सही है, किंतु कथन 3 जो गलत है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कथन ए, खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को
राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। और कारण आर में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोध का प्रबल तत्व था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को जो हिंदू मुस्लिम एकता तथा तत्कालीन राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी का जो सुनहरा अवसर माना। और राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन दोनों में एकता का प्रमुख तत्व इनका ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी होना था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं के कारण ही खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को जो राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी हेतु प्रेरित किया। और इसके परिणाम स्वरूप 1920 के जो असहयोग आंदोलन में पढ़े लिखे मुसलमानों ने जो सक्रिय रूप से भाग लिया। इसका जो कथन और कारण जो दोनों सही है और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। जिसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है राशि और सूची 2 में है इकाई। उच्च वेग, उच्च वेग की इकाई जो है वो मैक है। तो इसका जो ए है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का इकाई मात्रक जो एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो बी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और दाब, दाब का इकाई जो है वो पास्कल है। जिसका जो सी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और ऊर्जा का इकाई मात्रक जो है वो जूल है। तो इसका डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर, ओडोमीटर, ओडोमीटर जो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापक यंत्र होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके। और ओंडोमीटर, ओंडोमीटर जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। ओके। और आइडियोमीटर जो ध्वनि तीव्रता मापन यंत्र है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। ओके। और आमीटर, आमीटर जो है किसी विद्युत परिपथ की शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है, ना कि विद्युत शक्ति मापने वाला यंत्र। जिसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके। या जो किसी विद्युत परिपथ में कितनी धारा विद्युत धारा बह रही है उसको मापने वाला यंत्र होता है आमीटर। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए जिनमें से एक को जो कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि नमक जो बर्फ के जमाव बिंदु को बढ़ा देता है। ऊपर के दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नमक तथा बर्फ को जो मिश्रित कर देने से जो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान जो प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो कथन है, कथन एक जो है वो सही है। ओके। और नमक बर्फ के जमाव बिंदु को जो घटा देता ना कि बढ़ा देता है। तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल कथन सही है किंतु कारण जो गलत है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश जो हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वरी होता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। हरे रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो कम होती है जबकि लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो इसका जो कारण है वो सही हो जाएगा। ओके। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। और प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा जो उसकी तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात तरंगदैर्घ्य जो जितना अधिक होगा ऊर्जा जो कम होगी। तरंगदैर्घ्य कम होगा तो ऊर्जा जो अधिक होगी। इस प्रकार जो हरा रंग जो है वो लाल रंग से ज्यादा उत्सर्जित होगा। इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा। ओके। कथन जो है गलत हो जाएगा और कारण जो है सही है। कथन जो है गलत हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश जो है हरे प्रकाश की अपेक्षा जो अधिक उत्सर्जित होता है, नहीं बल्कि हरा जो है वो लाल की अपेक्षा जो अधिक उत्सर्जित होता है, उत्सर्गी होता है। ओके। तो इसका जो कथन है गलत हो जाएगा किंतु कारण जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। प्रकाश के अलग रंगों की ऊर्जा जो है उसकी तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो इस प्रकार जिसका तरंग दैर्ध्य जो है वो जितना अधिक होगा उसका ऊर्जा जो है रंग ऊर्जा जो है उतना कम होगा। तो इसमें जो कथन है वो गलत हो जाएगा, किंतु कारण जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित आघातों से भवनों को बचाने के लिए त्वरित चालकों का उपयोग किया जाता है। त्वरित चालकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है, त्वरित चालक जो अपने शीर्ष पर एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं जिससे कि त्वरित अधिमान्य जो रूप से इस पर ही आघात करे। और दूसरा कथन है, त्वरित चालक जो भवन की सतह पर आवेश को एक समान रूप से वितरित कर आघात के प्रभाव को जो कम कर देते हैं। और तीसरा कथन है, त्वरित चालक सारे आवेश यानी धारा को जो भूमि के काफी अंदर ले जाते हैं। और चौथा है, त्वरित चालकों को भवन के किसी ऊंचे स्थान पर ही स्थापित किया जाना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। त्वरित आघातों से भवनों को बचाने के लिए जो त्वरित चालक का इस्तेमाल भवनों की छत पर होता है। त्वरित चालक जो तांबे के तार का बना होता है या जो अपने शीर्ष पर एक विद्युत क्षेत्र बनाता है जिससे कि त्वरित अधिमान रूप से इस त्वरित चालक पर ही आघात करे। त्वरित चालक को भवनों के किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाता है तथा इसका दूसरा भाग जो भूमि में दबा दिया जाता है जिससे जब त्वरित आघात गिरती है यानी बिजली आकाशीय बिजली जो गिरती है तो उसे जो त्वरित चालक के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और वैद्युत आवेश जो भवनों को बिना किसी नुकसान के जमीन में काफी अंदर तक स्थानांतरित कर दिया जाता है और भवनों को जो सुरक्षित किया जाता है। तो इसमें कथन 1, 3 और 4 ये तीनों जो कथन है वो सही है, जबकि कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। इसमें भवनों की सतह पर आवेश नहीं बल्कि भवनों के ऊपर जो आवेश की एक समान रूप से वितरित करता है। ओके, जमीन के अंदर एक समान रूप से वितरित करता है। तो इसमें जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि 1, 3 और 4 जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनी यौगिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आयनी यौगिक जो है एल्कोहल में अविलेय होते हैं। और दूसरा कथन है, ठोस अवस्था में आयनी यौगिक जो विद्युत विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। निम्न इन कथनों में से कौन सा जो सही है? वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से जो है दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। और आयनिक यौगिक में विद्युत अपघट्ट जो जल में डालने पर धनात्मक और ऋणात्मक भागों में बढ़ जाता है और ये जो यौगिक कार्बनिक विलयों में अविलेय होते हैं, जबकि आयनिक यौगिक जो है अपने जलीय विलयन में जो विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ना कि ठोस में। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, और आयनिक यौगिक जो है एल्कोहल में अविलेय होते हैं। तो इसका जो कथन 1 है वो सही है। तो इसमें केवल एक सही है, आयनिक यौगिक के संबंध में आयनिक यौगिक के संबंध में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें, या जो है ठोस में नहीं जबकि जलीय विलयन में जो है वो आयनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। ओके, रासायनिक नाम जो सोडियम कार्बोनेट है। तो इसका जो ए है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका बी जो है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और नीला थोथा, नीला थोथा जो इसका रासायनिक नाम जो है कॉपर सल्फेट है। तो इसका जो सी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और हाइपो, हाइपो का रासायनिक नाम जो सोडियम थायोसल्फेट है। तो सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका जो डी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वैज्ञानिक और सूची 2 में अध्ययन का क्षेत्र। जेडी वाटसन, जेडी वाटसन का संबंध जो है आणविक जीव विज्ञान से है। तो इसका जो ए है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और लुइस पास्चर, लुइस पास्चर जो है वो सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक से संबंधित है। तो इसका जो बी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और लिन्नास, कार्ल लिन्नास का संबंध जो है वो वर्गीकरण विज्ञान से है। तो इसका जो सी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और चार्ल्स डार्विन,
चार्ल्स डार्विन का संबंध जो विकास से है, तो इसका डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है वे जैव उत्प्रेरक है, और दूसरा कथन है वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एंजाइम जो है वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, और ये जो है जीवों और पौधों में होने वाली क्रियाओं एवं अपक्रियाओं के वेग को जो परिवर्तित करते हैं, और ये एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम जो है एक प्रकार के प्रोटीन है जो जैविक कोशिकाओं में बनते हैं। एंजाइम जो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, वे शरीर के उसी स्थान पर जो अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, अर्थात किसी एक जैविक क्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम जो निश्चित होता है। एक एंजाइम द्वारा एक से अधिक क्रियाओं को जो प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा, और कथन 1 जो है वो भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो है एंजाइम के संबंध में सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नल हरित शैवाल, नल हरित शैवाल जो जैव उर्वरक को कहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके। और क्रोयोसोपा, क्रोयोसोपा जो माहो नियंत्रण को कहते हैं, माहो नियंत्रण के लिए जो कायोसोपा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो भी है वो भी सही सुमेलित है। बायो 902, बायो 902 जो सरसों का काय क्लोन है, तो इसका जो सी है वो भी सही सुमेलित है, सी भी जो सही सुमेलित है। एजोबैक्टर जो कीटनाशी नहीं है, यह जो शैवाल तथा कवक के वातावरण से नाइट्रोजन लेकर जो उसे उर्वरक के रूप में बदल देते हैं। तो इसका जो कथन 2 है, सॉरी ऑप्शन दो डी है वो सही सुमेलित नहीं है, यह जो कीटनाशक नहीं है। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एडिनोवायरसों में एकल तंतु डीएनए संजीन होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु डीएनए संजीन होते हैं। और दूसरा कथन है कभी कभी समान जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स जो रेट्रोवायरस के कारण होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो सही है? एडिनोवायरस जो एक गैर आवृत्ति वायरस है जो समानता श्वसन तंत्र को जो प्रभावित करता है, और ये इसका जो आनुवांशिक सामग्री जो डबल स्टैंड डीएनए युक्त है, यानी द्वितंतु संजीवनी डीएनए संजीवनी है होता है एडिनोवायरस। ओके, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा, एक तंतु नहीं बल्कि द्वितंतु होता है संजीवनी। ओके, यह जो द्वितंतु होता है द्वितंतु, तो इसका जो कथन दो एक है वो गलत हो जाएगा। और एडनोवायरस के जो कारण जो कभी कभी समान जुकाम भी हो जाता है, और एड्स जो रेट्रोवायरस के कारण होता है, तो इसका जो कथन 2 है वो सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन है मानव शरीर जो सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, और कारण आर में कहा जा रहा है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघट्य एंजाइम डायस्टेट विद्यमान रहता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मानव शरीर जो सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, मानव शरीर में जो स्टार्च अपघट्य एंजाइम डायस्टेट विद्यमान रहता है, परंतु इन दोनों का जो कोई सीधा संबंध नहीं है। तो इस प्रकार इसमें कथन और कारण जो है दोनों सही है, परंतु कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला उलभ में तरल होता है, और दूसरा है प्रासर्भ ध्वनि क्रम विचिड़ किसी भ्रूण के लिंग का संसूचन कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। उलब जो तरल पदार्थ का आवरण होता है, और यह जो है भ्रूण को गर्भावस्था के दौरान बाहरी क्षति एवं दबाव से बचाता है एवं भ्रूण के समुचित विकास एवं हलचल के लिए जो योग्य वातावरण प्रदान करता है। इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। उबल जो एक तरल पदार्थ होता है। ओके, और प्रासर्व ध्वनिया जो क्रम विचरण तकनीकी के उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे पेट के जरिए जो गर्भाशय में भेजी जाती हैं। ये तरंगे जो है शिशु को छू कर वापस आती हैं, और कंप्यूटर जो है इन तरंगों को तस्वीर के रूप में परिवर्तित कर देता है। अतः इसके माध्यम से जो भ्रूण के लिंग का
पता भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो है सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को जो है कारण आर कहा गया है। कथन ए, अधिकांश विटामिन जो है मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, और कारण आर में कहा जा रहा है कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अधिकांश विटामिन जो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, अर्थात मानव शरीर जो है स्वयं विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। विटामिन जो मुख्यतः भोजन के द्वारा ही प्राप्त होता है, और सूक्ष्म पोषक तत्वों का मानव शरीर द्वारा जो है अत्यंत कम मात्रा में संश्लेषण किया जाता है। तो इसमें कथन जो है सत्य है किंतु कारण जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, कथन जो है सत्य है किंतु कारण जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन और प्रचुर स्रोत। विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स जो है धान के चोकर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका जो ए है वो सही सुमेलित है। ओके, और विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम जो पायरिडोक्सिन है। पायरिडोक्सिन, इसका रासायनिक नाम जो पायरिडोक्सिन डोक्सन पायरिडोक्सिन है। ओके, पायरिडोक्सिन। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम जो है वो राइबोफ्लेविन है। इसका रासायनिक नाम जो और राइबोफ्लेविन है। ओके, इसका रासायनिक नाम। और यह जो विटामिन बी टू जो है हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, न कि काढ़ या कृत तेल में। या जो हरी सब्जी में, हरी हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ओके, और अन्य कथन जो है सही सुमेलित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दमन एवं दीप, ऑप्शन सी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात जो है वो दमन एवं दीप में है, जबकि सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। पुडुचेरी में जो है सबसे अधिक लिंग अनुपात है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जो सबसे अधिक लिंग अनुपात है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीप में जो है वो सबसे कम लिंग अनुपात है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना जो सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही आरोही क्रम है, यानी घटते हुए क्रम में जो साक्षरता की दर से सबसे ज्यादा और उसके बाद सबसे कम, उसके बाद उससे कम कौन सा राज्य है? जनगणना 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले का आरोही क्रम जो है वो इस प्रकार है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर है, कानपुर नगर यानी कानपुर नगर है, फिर औरैया, इटावा, उसके बाद गाजियाबाद आता है। तो इसमें गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, फिर गाजियाबाद, ये 5 सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो सही है? पहला कथन है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक जो प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। और दूसरा कथन है, 2011 में देश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या जो वाले 53 नगर जो संकुल थे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में नगरीकरण के संदर्भ में जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या का 70.2% जो है वह प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती थी, यानी 60% से अधिक जो बोला गया है इसमें, यानी टोटल जो है 70.2% जो है वह प्राथमिक श्रेणी के नगरों में निवास करती थी।
तो इसका जो कथन एक है वो सही है। ओके, और 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो है वो 53 नगर जो संकुल है थे। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही सुमेलित है। तो इसमें दोनों कथन जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित नगरीय केंद्रों को जनसंख्या के सही आरोही क्रम के अनुसार चुनिए। नगर नगरीय केंद्र: मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी। 2011 के आधार पर उक्त नगरों का आरोही क्रम जो है वो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो भी नगर है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या गाजियाबाद में है, फिर आगरा में, फिर वाराणसी, फिर उसके बाद मेरठ में का स्थान आता है। जिसमें 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके जो सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कर्व और सूची 2 में इंडिकेशन। लॉरेंस वक्र, लॉरेंस वक्र जो है आय वितरण की असमानता को दर्शाता है। जिसका जो ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र जो है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य जो है वो उल्टा संबंध दर्शाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है, उल्टा संदर्भ। तो इसका जो बी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और एंजल वक्र, एंजल वक्र जो आय तथा खाद्य अनुपात को दर्शाता है। तो इसका जो सी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और लाफर वक्र, लाफर वक्र जो है कर दरों एवं कर राजस्व को दर्शाता है। तो इसका जो डी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, चीनी उद्योग जो दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। और काराडान में कहा जा रहा है कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा जो दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। भारत जो विश्व में गन्ने का जो सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं द्वितीय उत्पादक राष्ट्र है। ओके, भारत जो गन्ने का जो देश विश्व में गन्ने का जो सबसे बड़ा उपभोक्ता और द्वितीय उत्पादक राष्ट्र है। और चीनी उद्योग जो दक्षिण भारत में नहीं बल्कि उत्तर भारत में जो अधिक विकसित है। जिसका जो कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा जो दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। इसका जो कारण है वो भी सही है, वो सही है, किंतु कथन जो गलत है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। यूपीसीएआर, यूपीसीएआर इसका फुल फॉर्म जो होता है उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या जो लखनऊ में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। IARI, IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, या जो नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और IVRI, IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या जो है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जत नगर में स्थित है, ना कि कानपुर में, या जो बरेली में है, बरेली में। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके, इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। और एनडीआरआई, एनडीआरआई का फुल फॉर्म जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या जो करनाल यानी हरियाणा में स्थित एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान है। और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1923 में हुई थी। एनडीआरआई की स्थापना जो है वर्ष 1923 में हुई थी हरियाणा में। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो भी सही सुमेलित है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। पहला है ऑप्शन ए तेल शोधशाला, शोधनशाला, तेल शोधशाला जो है मथुरा में स्थित है। जिसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। उर्वरक संयंत्र, उर्वरक संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र जो है वो गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और बरेली में है। लखनऊ में जो उर्वरक संयंत्र जो है नहीं स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ओके, और कालीन उद्योग, कालीन उद्योग जो भदोई में स्थित है।
जिसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सम्मिलित है। और एल्यूमिनियम उद्योग जो है सोनभद्र में है, जिसका जो एल्यूमिनियम का उत्पादन, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो भी सही सम्मिलित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित निम्न में से कौन सा जो कथन सही है। पहला है, उच्च रेपो दर का तात्पर्य है कि बैंकिंग प्रणाली में कम मात्रा में साख प्रवाह होगा। और दूसरा कथन है, वर्तमान समय में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट पर भरोसा किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो सही उत्तर का चयन कीजिए। रेपो रेट वह ब्याज दर है कि जिस पर जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। रेपो रेट जो बढ़ने पर शाख प्रवाह जो कम हो जाता है तथा घटने पर जो शाख प्रवाह बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति के अंतर्गत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका जो इसमें दोनों कथन जो है भारतीय मौद्रिक नीति के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर यानी MCLR का उद्देश्य क्या है। पहला कथन है, ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। और दूसरा कथन है, ये दिशा निर्देश बैंक शाखा की उपलब्धता ऐसे ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए जो है न्याय संगत है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण दरों के निर्धारण की एक पद्धति है, जिसे जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो अप्रैल 2016 में लागू किया गया था। और MCLR यानी कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर के आधार पर जो है विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के लिए ब्याज दरें जो उनकी जोखिम आशंका के अनुसार निर्धारित किए जाने का प्रावधान होता है। और इन दिशा निर्देशों से जो बैंकों द्वारा अपनाई गई विधियों में पारदर्शिता में वृद्धि होगी और साथ ही साथ ग्राहकों और बैंकों दोनों के लिए जो न्याय संगत होगा। तो इस प्रकार इसमें दोनों कथन जो है सही है। इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अग्रणी बैंक योजना, तीसरा है नाबार्ड और चौथा भारतीय स्टेट बैंक, इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो वर्ष 1975 में हुआ था। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। और अग्रणी बैंक योजना की स्थापना जो है वर्ष 1969 में हुई थी। 1969 में, ओके। और नाबार्ड की स्थापना जो है वर्ष 1982 में की गई थी। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है वर्ष 1955 में हुई थी, ओके। तो सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, फिर अग्रणी बैंक योजना की स्थापना हुई थी, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, फिर उसके बाद नाबार्ड की। तो इसमें 4-2-1-3 4-2-1-3, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा सरकार की अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्चे पूरा करना। राजकोषीय घाटा जो बजटीय घाटा से बड़ा होता है, अतः कथन ए जो है वो सही है, ओके। और राजकोषीय घाटे का अर्थ जो है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देयताओं से जो लेकर अपने खर्चे पूरे करना है। तो इसका जो कारण है वो भी सही सुमेलित है, ओके, सही है। तो इसमें कथन और कारण जो है दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित वैधानिक प्रावधानों के पारित होने में कालक्रमानुसार कौन सा अनुक्रम जो सही है। पहला है विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम और दूसरा है MRTP यानी एकाधिकारी एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम और तीसरा प्रतिस्पर्धा अधिनियम और चौथा विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। नीचे दिए गए कूटों में से
सही उत्तर का चयन कीजिए। एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम जो है वो 1969 में पारित हुआ था, वर्ष 1969 में, या जो वर्ष 1969 में पारित हुआ था। ओके। और विदेशी विनियम नियमन अधिनियम जो है वर्ष 1973 में पारित हुआ था, या जो वर्ष 1973 में पारित हुआ था। और प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो 2002 में पारित हुआ था। और विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम जो है वर्ष 1999 में पारित हुआ था। तो सबसे पहले जो है वो MRTP पारित हुआ था, फिर उसके बाद विदेशी विनियम नियमन अधिनियम पारित हुआ था, फिर उसके बाद विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था, फिर उसके बाद प्रतिस्पर्धा अधिनियम। तो इसमें 2 1 4 3 तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर जो निम्न होता है। उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से जो सही उत्तर का चयन कीजिए। प्राय देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जो रोजगार के लिए शहरों की ओर बहुत अधिक संख्या में जो प्रवास करते हैं, जिससे शहर में गरीबी की संख्या जो बढ़ जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि शहरी गरीबी की जड़ जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है। अतः कथन एक जो है वो सही है, कथन जो है वो सही है इसमें। ओके। और ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर बहुत कम होता है, जिसका जो कारण है वो भी सही है। तो इसमें कथन और कारण जो दोनों सही है, किंतु कारण जो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। और दूसरा कथन है, इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कौशल भारत अभियान की शुरुआत नई दिल्ली से 15 जुलाई 2015 को किया गया था। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो भारत के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना था, न कि उनको जो सूचना तकनीकी में प्रशिक्षण करना था। तो इसका जो उनके कार्य क्षमता को जो बढ़ाना था। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, पहला है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। और दूसरा कथन है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। संवैधानिक सरकार जो वह होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित से राज्य की सत्ता पर जो प्रभारी प्रतिबंध लगाती है, ना कि राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन दो जो है वो सही है। तो इसका जो केवल दो सही है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को जो कारणहार कहा गया। कथन ए, भारत एक जो संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व है। और कारणहार में कहा जा रहा है कि भारत एक जो सांसदीय लोकतंत्र है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का जो चयन कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को जो राज्यों का संघ के रूप में स्वीकार किया गया है। संघीय ढांचे के अलावा जो भारतीय संविधान में एकात्मक एवं गैर संघीय तत्व भी विद्यमान है, जैसे सशक्त केंद्र, एकल संविधान, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका आदि। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों के लिए सरकार के शासकीय स्वरूप को जो अपनाया गया है। तो इस कार्य इसमें कथन और कारण जो है दोनों सही है, किंतु कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से जो सही उत्तर को चुनिए। कथन ए, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि भारत का अपना एक संविधान है। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि वह जो जनता द्वारा
क्योंकि वहाँ जो जनता द्वारा सरकार एक निश्चित कार्य के लिए निर्वाचित होती है। तो इसका जो कथन ए है वो सही है। और भारत का जो अपना एक संविधान भी है, तो इसका जो कारण है वो भी सही है। ओके, तो इसमें दोनों कथन जो सही है। और इसमें कथन और कारण जो है दोनों सही है, किंतु कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर जो सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कृतकारी और सूची 2 में शपथ या प्रतिज्ञा। ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा के प्रति जो है शपथ ग्रहण करता है, शपथ लेता है। तो इसका जो ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखने के लिए शपथ ग्रहण करता है, उसके प्रति शपथ ग्रहण करता है। तो इसका जो बी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और संसद सदस्य, संसद सदस्य जो है वो कर्तव्यों की निष्ठा पूर्वक निर्वहन के लिए शपथ ग्रहण करता है, कर्तव्यों की निष्ठा पूर्वक निर्वहन के लिए शपथ ग्रहण करता है। तो इसका सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और संघ के मंत्री, संघ के मंत्री जो है वो सूचना की गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। तो इसका डी जो है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और दिए गए 4 विकल्पों में से जो सही उत्तर चुनिए। सूची में संविधान के अनुच्छेद और सूची 2 में आरक्षण के क्षेत्र। अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4), अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में जो अन्य पिछड़ों वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। तो इसका जो ए है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। अनुच्छेद 15(6) और 16(6), अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। तो इसका जो बी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 डी का संबंध जो है पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है। तो इसका जो सी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 330 जो लोकसभा सीटों में आरक्षण से संबंधित है। तो इसका जो डी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौते का परिणाम नहीं है और इसमें जो घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ होगा तथा भारत जो संघ राज्यों की एकीकरण का परिणाम नहीं है और इकाइयों को जो संघ से पृथक होने का अधिकार भी नहीं है। तो इस पर कथन और कारण जो दोनों सही है और कारण जो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सहकारी सोसाइटी बनाना, पहला कथन है सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है। और दूसरा कथन है सहकारी सोसाइटियां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सहकारी सोसाइटी जो है लोगों का एक ऐसा संघ है जो अपने पारस्परिक लाभ यानी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक से स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। सहकारी सोसाइटी बनाना जो अनुच्छेद 19(1) गा के तहत जो भारत में एक मूल अधिकार है। तो इसका जो कथन एक है वो सही है। ओके। और उल्लेखनीय है कि सहकारी सोसाइटियां जो सूचना के अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं आती हैं। तो इसका जो कारण है सॉरी कथन 2 जो है वो भी सही सुमेलित है। ओके, तो इसमें दोनों कथन जो सहकारी सोसाइटी के संबंध में सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 39 ए जो है वो सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। तो इसका जो ए है वो सही सुमेलित है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है।
और अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है, से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। ओके। अनुच्छेद 48 जो कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है, ना कि नगर पालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। नगर पालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का प्रावधान जो अनुच्छेद 50 में किया गया है, इसका प्रावधान। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राष्ट्रपति और सूची 2 में जो अवधि। फरुखुद्दीन अली अहमद। फरुखुद्दीन अली अहमद जो है वो वर्ष 1974 से 77 के मध्य राष्ट्रपति बने थे। तो इसका जो ए है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। एन संजीव रेड्डी जो है वो वर्ष 1977 से 82 के मध्य जो इनका कार्यकाल था। तो इसका जो बी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल जो वर्ष 1967 से 69 के मध्य राष्ट्रपति बने थे। तो इसका जो 67 से 69, तो सी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और वीबी गिरी जो वर्ष 1969 से 74 के मध्य राष्ट्रपति रहे थे। तो इसका डी जो है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1 2 3 4 1, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, संघीय कार्यपालिका की मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है। संघीय कार्यपालिका की मुखिया जो है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों का भी सीमाएं हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां जो संवैधानिक व्यवस्था व विधि द्वारा जो विनियमित है। राष्ट्रपति जो अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो इस प्रकार जो कथन है वो सही है, किंतु कारण जो है वो गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को जो कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय वन सेवा का अस्तित्व वर्ष 1963 में राज्यसभा की संस्तुति का परिणाम है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित कर सकती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार जो यदि राज्यसभा ने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा जो समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, समुचित है, तो संसद जो विधि द्वारा संघ और राज्य के लिए जो सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए जो उपबंध कर सकेगी। और इसी अनुच्छेद के तहत प्रधान शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यसभा ने 3 नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया था। और वे सेवाएं जो अखिल भारतीय थे वो भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा और भारतीय अभियांत्रिक सेवा के लिए सृजन के लिए 4 दिसंबर 1961 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्ष 1961 में प्रस्ताव पारित किया गया था, ना कि वर्ष 1963 में। या जो 1961 में आया था, ना कि 63 में। तो इसका जो कथन है वो गलत हो जाएगा, जबकि कारण जो है वो सही है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे। पहला वीपी सिंह, दूसरा आर वेंकट रमन, तीसरा वाईबी चूहुड़ और चौथा प्रणब मुखर्जी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री जो है ये सभी रहे थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कोई व्यक्ति जब तक उसने 30 वर्ष की आयु जो पूरी ना की हो राज्यपाल के रूप में नियुक्त का पात्र नहीं है। और दूसरा कथन है, एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से जो कौन सा सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 157 के अनुसार जो किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए जो है निम्न अर्हताएं होनी चाहिए। और पहला है वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ना कि 30 वर्ष की। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें।
ओके। और समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति की जो है किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से जो पदच्युत कर सकता है। वह जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल को जो जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत जो है लाभ का पद धारण न करता हो, और वह जो है वो संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का जो सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो राज्यपाल बनने पर जो है उसी तिथि से उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। तो इसमें जो कथन दो है वो सही है। ओके। एक ही व्यक्ति को जो तीन राज्य, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो है नियुक्त किया जा सकता है। तो इसमें केवल दो सही है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित है? नदी, शहर। गंगा। गंगा जो है वो बिटूर, गंगा जो है बिटूर, गंगा नदी के किनारे जो है बिटूर शहर बसा है। ओके। और यह जो कानपुर में है, कानपुर में। इसका जो ए है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। राप्ती नदी, राप्ती नदी के किनारे जो गोरखपुर शहर बसा है, तो इसका जो बी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और गोमती नदी, गोमती नदी के किनारे जो जौनपुर शहर स्थित है, तो इसका जो सी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और साई, साई नदी के किनारे जो प्रतापगढ़ स्थित है, तो इसका जो डी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सत्य है? पहला कथन है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। और दूसरा कथन है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूर सरोवर स्थल जो है, रामसर स्थल जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, ना कि लखीमपुर खीरी जिले में। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। यह जो है वो आगरा जिले में, आगरा जिले में स्थित है। ओके। और इसे जो किट्ठिम झील के नाम से जाना जाता है। सूर सरोवर रामसर स्थल को जो किट्ठिम झील के नाम से भी जाना जाता है। सूर सरोवर रामसर स्थल जो एक मानव निर्मित जलाशय है, तो इसका जो कथन दो है वो सही है। तो इसमें केवल दो सही है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से जो सही उत्तर चुनिए। सूची वन में उत्पाद और सूची दो में जिला। लहसुन, लहसुन जो मैनपुर जिले का उत्पाद फसल है, तो इसका जो ए है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। प्याज, प्याज जो है वो गाजीपुर जिले में सर्वाधिक उत्पादित होता है, और यह जो है वो गाजीपुर का उत्पादक फसल है। तो इसका जो बी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। मिर्च, मिर्च जो है वो देवरिया, देवरिया जिले का उत्पादित फसल है, तो इसका जो सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और हल्दी, हल्दी जो ललितपुर का उत्पादित फसल है, तो इसका जो डी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जिला, उद्योग। मुरादाबाद, मुरादाबाद में जो है पीतल का काम होता है, पीतल उद्योग जो है मुरादाबाद में स्थित है, तो इसका जो ए है वो सही सुमेलित है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में जो है वो आंवला, आंवला जो है प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध है, ना कि कालीन, कालीन जो भदोई का, भदोई में है, भदोई के लिए प्रसिद्ध है। आंवला जो है, आंवला, आंवला जो है वो प्रतापगढ़ के लिए प्रसिद्ध है, ना कि कालीन। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ओके। बरेली में जो फर्नीचर का काम होता है, और सहारनपुर में जो कागज उद्योग स्थित है, तो इसका जो सी और डी है वो भी सही सुमेलित है, तो इसमें जो बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से जो सही उत्तर चुनिए। सूची वन में उद्योग और सूची दो में स्थान। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग जो चुर्क में स्थित है, तो इसका जो ए है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। कागज उद्योग, कागज उद्योग जो सहारनपुर में स्थित है, तो इसका जो बी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो कानपुर के नाम को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग स्थित है, तो इसका जो सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और फर्नीचर उद्योग जो बरेली में स्थित है, तो इसका डी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2,
3 1 4 2, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से वो सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, पीतल का सामान जो मुरादाबाद में बनता है, पीतल उद्योग जो मुरादाबाद में स्थित है, तो इसका जो ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और माचिस, माचिस उद्योग जो है, माचिस जो बरेली में बनता है माचिस, तो इसका जो बी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और खेलों का सामान, खेल का सामान जो मेरठ में मिलता है, खेल का सामान जो मेरठ में बनता है, तो इसका जो सी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और लकड़ी पर नकाशी जो सहारनपुर में बनता है होता है, तो इसका जो डी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची नीचे दिए गए कूट से जो सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हवाई अड्डा और सूची 2 में नगर। बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली हवाई अड्डा जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है, तो इसका जो ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा जो कानपुर में स्थित है, तो इसका जो बी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और हिंडन हवाई अड्डा जो है वो गाजियाबाद में स्थित है, तो इसका जो सी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है वो रायबरेली में स्थित है, तो इसका जो सी डी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2, 4 3 4 3 1 2, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लोकगीत और सूची 2 में गायन का अवसर। चैत, चैती लोकगीत जो है वह मौसमी गीत है या मौसमी गीत है, चैती गीत, तो इसका जो ए है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। कजरी, कजरी लोकगीत जो विवाह और मौसमी गीत है, तो इसका जो बी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। रसिया, रसिया लोकगीत जो है वो ब्रज का लोकगीत है, ब्रज का, तो इसका जो सी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और सोहर, सोहर जो संस्कार गीत है, तो इसका जो डी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें जो एक सॉरी 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 1 एवं सूची 2 को जो सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, कनक भवन, कनक भवन जो अयोध्या में स्थित है, कनक भवन जो अयोध्या में स्थित है, तो इसका जो ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और कामदगिरी पर्वत, कामदगिरी पर्वत जो है वो कामदगिरी पर्वत जो है वो चित्रकूट में स्थित है, तो इसका जो बी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और कलिंजर दुर्ग, कलिंजर दुर्ग जो बांदा में स्थित है, तो इसका सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और देवा शरीफ जो बाराबंकी में स्थित है, तो इसका डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।